नाम है सीजा मनोचा और मैं हूँ सेफो किड्स से, जो कि है भारत की ऐसी कंपनी जिसका मकसद है 12 साल की उम्र तक के बच्चों की सुरक्षा में सहयोग देना। विशेषज्ञों के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि कोविड अपने तीसरे पड़ाव की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बच्चों का इस लहर से प्रभावित होना बहुत ही ज्यादा संभव है। इस दौरान ये खबर बहुत ही चिंताजनक विषय बन गई है पेरेंट्स के लिए। इसी विशेष चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर विश्वजीत मिश्रा, जो कि हैं एक बहुत ही रिप्यूटेड फिटनेस कोच। विश्वजीत जी आज हमें ये बताएंगे कि ये प्रिडिक्टेड तीसरी वेव में हम बच्चों की इम्यूनिटी पर कैसे काम कर सकते हैं और ऐसे में फिजिकल ट्रेनिंग यानी कि एक्सरसाइज कैसे हेल्प करेगी। विश्वजीत जी, आपका बहुत ही शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, थैंक यू शीजा फॉर हैविंग मी। मैं एक इंटरनेशनल क्रेडिटेड फिटनेस कोच हूँ। मैं क्रॉसफिट लेवल 2 कोच हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड प्री एंड पोस्ट नेटल फिटनेस एक्सपर्ट एज वेल। आई एम अ TRX सर्टिफाइड कोच एज वेल। और मैं एथलीट्स और प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन और 1-on-1 क्लाइंट्स के साथ भी काम करता हूँ जिन्हें किसी तरह के पेन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, तो आई ट्राई एंड फिक्स देम। तो अब हम आते हैं आपके सवाल पे, जो कि आजकल मतलब हर जगह हर घर में अनफॉर्चुनेटली है। सो कोरोना थर्ड वेव प्रिडिक्शंस हैं, बट होपफुली ना आए। बट अगर वो आता भी है या नहीं भी आता है, या अगर स्पेकुलेशन भी है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। और जैसा कि कहा जा रहा है कि आने वाले वेव में बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका, जैसे पिछले वेव में भी देखा गया, या फिर जो करंट वेव है, सेकेंड वेव जो अभी चल रहा है, इसमें भी बच्चों के ऊपर कुछ असर आया जो कि पहले वेव से ज़्यादा था। तो हाँ, उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। और दिस इज़ फॉर श्योर कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है, और इम्यून सिस्टम बेटर होता है तो डेफिनेटली आप कोविड से लड़ने की क्षमता बेटर डेवलप कर पाते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। अगर आपको कोविड होता भी है तो मे बी इट विल पास ऑन इजीली, तो आपके भीतर से आसानी से निकल जाएगा, शायद आपको कुछ क्षति नहीं पहुंचाएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे पूछने के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को पता लगे। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि सूत्रों के हिसाब से प्रिडिक्ट की जा रही कोविड की तीसरी लहर के बारे में आपकी क्या राय है और ये बच्चों को कैसे प्रभावित करने वाली है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, कोविड प्राइमरीली अटैक करता है या इफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। तो अगर थर्ड वेव या सेकेंड वेव या नो वेव, हमें वैसे भी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखने की जरूरत है। तो होता क्या है कि अगर आप एक लाइफस्टाइल ऐसी लीड कर रहे हैं जहां आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो बेसिकली आप इनवाइट कर रहे हैं किसी भी बीमारी को, चाहे वो कोविड हो या कोई और बीमारी हो। अब इस बीमारी में बच्चों पे क्या असर पड़ता है, बिकॉज हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल से, और मे बी इवन मोर देन दैट, बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चों की एक्टिविटीज बंद हैं, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे। तो इससे होता क्या है कि आप यू एंड अप पुटिंग अप एक्स्ट्रा वेट, आप वेट गेन करते हैं, आपके बॉडी में ज़्यादा फैट बढ़ता है, तो ओबेसिटी की तरफ आपका शरीर बढ़ता है। और ओबेसिटी से होता क्या है कि आपके चेस्ट पे और बॉडी पे जो एक्स्ट्रा वेट आता है वो आपके ब्रीदिंग को डिफिकल्ट करता है। और जैसा कि मैंने बताया, या आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाता है कोविड, तो इसलिए ये बच्चों को भी इफेक्ट कर सकता है बिकॉज उनकी एक्टिविटी को। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि अगर ये प्रिडिक्टेड तीसरी वेव हमें अटैक करती है, तो ऐसे में बच्चों की सेफ्टी के लिए ऐसे सिनेरियो में पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा? तो पेरेंट्स का रोल ये है कि पेरेंट्स उनको एंगेज करें, प्रेरित करें, मोटिवेट करें लगातार, ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बंद ना हो। बच्चों का बोर होना बहुत आम बात है और बहुत आसान भी है, बिकॉज उनकी ऐसी उम्र होती है कि बहुत जल्दी वो इंटरेस्ट गेन करते हैं, बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज करते हैं। तो होता क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा, जब आप कोई काम करते हैं बहुत तेजी से, या कुछ खेलते हैं या दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं एकदम से, तो आप बहुत तेज सांस लेते हैं। उसको कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन।
आपका शरीर अपनी तरफ से एफर्ट लगाता है ताकि आप ज्यादा हवा इनटेक कर पाए, सो दैट कि आप ज्यादा सांस ले पाए, बॉडी कंफर्टेबल हो जाए. इट कम्स बैक टू इट्स होम्योस्टेसिस. वो एक इक्विवेलेंट नेचर अटेन कर लेता है. होता क्या है, जब छोटे बच्चे जब एक्टिविटी नहीं करते हैं, बिकॉज उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है टू एक्सपेंड, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, तो वो धीरे धीरे वेट गेन कर लेते हैं. जब वेट गेन करते हैं तो उनके नेक रीजन पे, उनके चेस्ट रीजन पे, उनके बैक रीजन पे बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट होता है. और उसकी वजह से, जैसे अभी मैंने बताया कि बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो हाइपर वेंटिलेशन. तो ज्यादा वेट की वजह से, ज्यादा फैट की वजह से उनकी बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन की जगह हाइपो वेंटिलेशन होने लग जाता है. सपोज हम मान लेते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एक नॉर्मल आदमी 7 के ग्रेडिंग पे ब्रीथ कर रहा है, तो बच्चा शायद 5 पे या 4 पे आ जाएगा, बिकॉज उसके लंग्स के अराउंड जो एरिया है, जो मस्कुलेचर है, जो स्केलेटल सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत सारा फैट आ गया है मसल के साथ. तो ये कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे ये मेरा हाथ है, अभी ये बहुत तेजी से मूव कर रहा है, इसके ऊपर मैं एक वेट रख दूं, थोड़ा और मूव करेगा, थोड़ा और वेट रख दूं, थोड़ा और मूव करेगा. अगर मैं इसके ऊपर बहुत वेट रखता हूं तो बहुत धीरे मूव करेगा. आपके लंग्स भी बलून्स की तरह होते हैं, जितना ज्यादा वेट होगा वो कम मूव करेंगे, तो दे कैन ब्रीथ विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चे रेगुलरली एक्टिव रहें इन स्मॉल स्पर्ट्स थ्रू आउट द डे. 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम में, 10 मिनट शाम में, 1 घंटा सुबह, ऐसे करके जो एक्टिव रखें. आपके नजरिए से अगर पेरेंट्स जागरूक रहें तो क्या वो अपने बच्चों को आने वाली या प्रिडिक्टेड ये तीसरी लहर के लिए प्रिपेयर और अच्छे से कर सकते हैं? एंड ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी कैसे हेल्प कर सकती है बच्चों को? तो इस बीमारी के 2 एस्पेक्ट्स हैं, मेंटल एंड फिजिकल. पहले हम बात करते हैं फिजिकल की. और फिजिकल की क्या है कि अगर आप अपने बच्चे को एक्टिव रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है. तो इम्यूनिटी बेटर कैसे होती है? इम्यूनिटी बेटर ऐसे होती है कि व्हेन यू वर्क आउट, व्हेन यू एक्सरसाइज, व्हेन यू प्ले, तो एक तो यू ब्रीथ अ लॉट. आप अपने हार्ट को, आप अपने लंग्स को, दोनों को मिला के जो आप बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आप उसको एक्स्ट्रा पुश करते हैं. when you push it to 100 again, bring it back to 50, you push it back to 100, bring it back to 50. तो उसकी इलास्टिसिटी, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है. Right. When you breathe more, you have more oxygen in your blood, you have more oxygen in your system. जब आपके बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन ठीक रहेगा, आपके ब्लड सेल्स भी बेटर काम करेंगे. ब्लड सेल्स कहने का मतलब आपके ब्लड के बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसमें एक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं. तो व्हाइट ब्लड सेल्स का अच्छा डेवलपमेंट होता है, तभी वो आपको किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है. दूसरा है मेंटल पार्ट. बच्चे अगर खेलते नहीं है, बच्चे छोड़िए, मतलब नॉर्मल एडल्ट्स भी, अगर आप कहीं बाहर नहीं जाएं, फ्रेंड से बात ना करें, कुछ अपना लेजर टाइम ना बिताएं, इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू, टू रीड, टू वॉक, तो यू स्टार्ट फीलिंग बोर्ड. Boredom leads to lack of motivation. True. Lack of motivation leads to depression. So having a depressed kid is much worse than having a depressed adult, because adults can always talk through something. In a child, you'll never know कि वो बहुत depressed है या नहीं है. आपको बस लगेगा कि एक बच्चा है, he is throwing tantrums. Right. तो हम उसको वैसे, a small kid is like a puppy. Right. आप एक पपी को देख के बता नहीं सकते उसको क्यों पेन है, बस उसका बिहेवियर आपको लगेगा ओहो कल तक तो ये कुकीज खा रहा था, प्यार से आज अग्रेसिव हो गया. तो ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं, अगर पेरेंट्स इस पे नजर रखें और उनको रेगुलरली एक्सरसाइज कराएं, तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि उनका अपना सेल्फ स्टीम बढ़ता है, वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं. द मोर फन दे हैव, देयर आर बेटर चांसेस ऑफ ग्रोइंग इनटू अ बेटर फिजिकल बीइंग. ट्रू, लाइक वी से ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. यस 200%. So my next question is, like आपने अभी बताया कि फैट accumulate होता है बच्चों में, तो वो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है. Yes. So this is I think a very common concern of parents, जो आजकल नोटिस भी किया गया है कि बच्चों में जो फैट है या मोटापा है या ओबीज है बच्चे, तो उनमें कोविड की इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सिवियर हुई पाई गई है. एंड क्या ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को और ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है? Yes, I agree to that. क्योंकि जैसे आजकल आपने सुना होगा कोमॉर्बिडिटी, बहुत कॉमनली थ्रोन वर्ड है आजकल. कोमॉर्बिडिटी अगर किसी को है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी. कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं मेजर मॉर्बिडिटी कोविड को. कोविड के साथ अगर आपके पास और भी मॉर्बिडिटी है, सम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, व्हाटएवर, तो कोविड और ज्यादा अग्रेसिवली काम करेगा. हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी परवेसिव, वेरी वाइड स्प्रेड, बट अभी तक बहुत घरों में बहुत
मतलब कि नॉर्मल पॉपुलेशन जो है अभी भी इसको एज अ पैंडेमिक ट्रीट नहीं करता है। ओबेसिटी इन इटसेल्फ इज अ पैंडेमिक। तो ऐसे पेरेंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा क्या खा रहा है, कितना एक्टिव है, क्यों इनएक्टिव है। दे हैव टू लुक आउट फॉर रीजंस कि बच्चा इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि बच्चे नेचुरली इनएक्टिव नहीं होते। अगर उन्हें मजा नहीं आ रहा है, अगर वो एक्टिव नहीं है, सारा दिन शोर नहीं मचा रहे हैं, देन इट्स अ थिंग टू वरी। दे नीड टू बी अवेयर ऑल द टाइम। सो आप बेसिकली देखते रहिए, बच्चे की एक्टिविटीज देखते रहिए, विड्रॉन तो नहीं है, बातें कम कर रहा है, फ्रेंड्स से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, दैट इज अ वेरी बैड साइन। इन चीजों पे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो फिर आप देखिए कि खाना गड़बड़ तो नहीं खा रहा है, ज्यादा जंक तो नहीं खा रहे हैं बच्चे, बहुत लेट तो नहीं सो रहे हैं, बिकॉज दीज थिंग्स ऑल्सो लीड टू एक्स्ट्रा फैट। फिजिकल ट्रेनिंग के हिसाब से आप बच्चों को किस एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे अपने एडवाइजेस फॉलो करने के लिए? अपनी जो आप फिजिकल ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस आप एडवाइस करना चाहते हैं वो आप मतलब बच्चों को किस एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे उसके लिए? तो प्राइमरीली एक्सरसाइज साइंस के हिसाब से देयर आर 4 ग्रुप्स, बट मैं उसको 5 ग्रुप्स में बांटना चाहता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, किसी घर में बिल्कुल छोटा बच्चा है जो आपके गोद में, अ टॉडलर, इन्फेंट बेबी, उसको हम लोग कभी फिजिकल एक्टिविटीज में या फिटनेस के नजरिए से हम उसकी तरफ नहीं देखते, बिकॉज हमें लगता है कि अभी तो कुछ करना नहीं है। बट देयर इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड tummy time. What I meant was we can give them some tummy time. Now tummy time, tummy is tummy, right? Because toddlers are mostly lying down on their back throughout the day. Either they are sleeping or playing like this. Their legs are high or maybe on the floor. That is what they are doing. So just in order to make them breathe better, because as we know that our lungs are slightly deeper, slightly more towards your back, slightly than your chest. So what we can do is just make them lie down on their stomach in a prone position. So it will look like this, right? Just do this, make them lie down. Just do this, make them lie down, or maybe place anything attractive, or maybe a toy, anything colorful in front of them. Like I'm taking this toy, put it here in front of them. So what they'll do is they'll try and reach for that. So they'll move like this. When a toddler tries to do this, they end up strengthening their neck, their upper back and lower back muscles, and their arms and shoulders. So it will give them some good strength and more space to their lungs to breathe. So just do this. Also you can pat their back, this, in order to make them breathe better. Second group would be up to 3 years. It's 1 year plus, 1 year and few months. You can make them do cycling while lying down. So they are definitely not going to take your commands or orders. You just need to do it yourself so that they can mimic it. They are fantastic at mimicking, trust me. So just lie down and do this. Do this. So simple, very attractive for a kid, they'll love it. Just do this. Kicks, do this while kicking, do this. You can mimic running while lying down. You can do this, just roll to your sides. What these movements are doing, we are basically making them use their core. The more they use their core, more quickly they'll be able to stand, because core is the basic support system around your spine, which will make you stand or walk or run or whatever. Any movement comes from your core. So this is one. Now if the kid is slightly elder, like 2 years, what we can do is, they are still developing their motor patterns, their skills, holding skills. Give them balls of different sizes, anything, a small ball, right? So they still can't do a underhand throw, but they can do a overhand throw. Ask them to throw a ball, very basic movement. Just throw, ask them to get it, throw, ask them to get it, then ask them to throw and get the ball for them. Do that. Make them hold a big ball, a small ball, different sizes of balls. Make them carry different stuffs like a book, a very small and light plastic chair, table. They need to grab different things to develop their finger motor patterns, right?
if they can walk. If not without a support, let them be in a stroller, let them walk around. They need around 1.5 hours of activity throughout their day. Some structured activity like adult-led walking, let them walk a lot in their strollers. If they are able to walk without a stroller but they are still wobbly, you can give them a big ball to support. So something like this, maybe a big gym ball, they can just hold the ball and walk with it. So what happens is, this will provide some support, but still it will be wobbly. So they'll use to get their core more engaged in the exercise, and they'll find it, more engaging, because they themselves have to do the work. There's no stroller for them, right? So we can use a big ball. Just ask them to hold the ball, anything. Just bounce the ball, throw the ball, any light object. Do that. Make sure that the balls and all the stuff that you are using, they're colorful. They should be attractive. Now that your kid can sit and walk, what you can do is, you can sit like this with your kid in front of you, hold his or her hand and just rock them back and forward and back and forward. Just do this. So what's happening is, their hips and their lower back, they are getting strengthened. They'll be able to walk easily, they'll be able to jump quicker. So just do this, rock them and rock with them. What more we can do is, we can introduce them to smaller steps, like smaller heights. We can use a brick, we can use a small brick. Just hold their hands, make them stand on the brick, cross over. Step on the brick, crossover. These small movements will keep them engaged, will keep them growing better. And what else you can do is, you can place certain chairs and ask them to climb over it. Always be there to support them. You can ask them to crawl under the chairs. Very basic movements, just crawling under the chair or getting up on a chair. These things will help them, and they are really fun for them. Trust me, they like exploring new things. तीसरे ग्रुप में हम लोग आते हैं. तीसरा ग्रुप इज 3 to 5 years, जहां मोटर स्किल्स थोड़े डेवलप तो हुए हैं, बट वो बहुत जुवेनाइल स्टेज में. They still need to jump, but the heights will be higher. They still need to climb down things, they can be higher. They still need to crawl, but they need to crawl for longer. Now what they can do is, with these activities we can add some strengthening activities, like some hopping, some jumping, crawling for longer time. So what we can do is, you can give them a stepper or a bathroom stool, or maybe a small kids stool, and you can do some step overs and jump overs. What you can do is, place a stepper like this, one step at a time, just one step, and then jump. One step on the stool and jump. If you need to hand hold them, that is fine. One step, jump. One step, jump. Now we can play with the height. What we can do is, instead of putting their feet there, ask them to put their hands and cross it. Do it for them and they'll like it. Put your hands there. Now what we can do is, you saw me holding this ball, right? This is not a ball. So you can see, this is made of many spheres. This is called a reaction ball. If you drop it on the floor, any hard surface, you don't know what direction it's going to move. Drop the ball and ask them to catch and chase it. So see how it moves away from you. Drop it. Dance with them for at least 15 minutes. Dancing entails many random movements, so it's great exercise for them. Random, just add hops to your dance, single hop to your dance, small spot runnings, changing directions while running, anything. Get a chair, ask the kid to chase you around the chair, trick them, right? So these things, they need to be active for at least 3 hours a day. That's it. The fourth group would be, मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स साइंस ने बांट रखा है 6 साल से 12 साल के बच्चों को एक ही एज ग्रुप, राइट? बट हमें उन्हें 2 एज ग्रुप में बांटना चाहिए.
6 to 8 and 8 to 12. 6 to 8 वाला वो पार्ट है जहां they need to do more fun and less of skill development, क्योंकि अभी उतनी skill development हो नहीं सकती। मेरे हिसाब से मैंने 5वां ग्रुप भी बना रखा है अपने मन में, which is 8 to 12 years। यहाँ जो बच्चे हैं, so this age group needs minimum 1 to 1.5 hours of moderate to vigorous activity। Vigorous मतलब vigorous you can push them, because उनका bone strength भी ठीक हो गया है, muscle strength भी ठीक हो गया है, और skills भी develop हो गई हैं। अब वो अपने आप को इंजर नहीं करेंगे, तो you can push them। 1 घंटे की अच्छी एक्टिविटी 1-1.5 घंटे की आप उन्हें रोज करवा सकते हैं। The basic training remains same because this is the age group where you finally introduce structure to the training. They need to have a warm up, they need to have a body of proper structured body of training, they need to have a cool down period, so you can introduce structure. But in the first half, I mean in the first part, which is 6 to 8 years old, there still be more of playing around, more changing directions, more skill development and refinement. And in the later, which is 9 to 12 years, we'll introduce proper strength training and we'll add up on top of the basic training that we are giving to the 6 to 8 years olds. So the next thing जो मुझे पूछनी है आपसे वो ये है कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन भी है जो कि किड्स गो थ्रू कर रहे हो, कोई भी मतलब कुछ भी ऐसी एलिमेंट हो, उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्या ये एडवाइस फॉलो करने से पहले? Yes, there are certain conditions, जैसे मैंने कहा कि बच्चे को जंप करवाइए या उसकी रनिंग स्टार्ट कीजिए। इफ द किड इज वेरी वेरी ओवरवेट, अगर वेट बहुत ज्यादा है तो हम किसी भी तरह के इम्पैक्टफुल एक्टिविटी से रिफ्रेन करेंगे। जंपिंग, स्किपिंग, हॉप, हम उससे रिफ्रेन करेंगे। विल ट्राई एंड गेट द वेट डाउन फर्स्ट, पहले वेट थोड़ा कम हो। या फिर देयर आर सर्टेन किड्स हु आर बोर्न विद सर्टेन हार्ट कंडीशंस, हम उन्हें बहुत पुश नहीं कर सकते हैं। सो बेटर वुड बी कि आपके जो भी डॉक्टर हैं, आपके जो भी पीडियाट्रिक्स हैं, जो भी जिनसे आप कंसल्ट करते हैं, आप उनसे पहले उनके सिचुएशन के बारे में सलाह ले फिर करें। देयर आर सर्टेन किड्स जिनकी मेंटल फैकल्टीज बहुत अलग तरीके से काम करती है। अलग कहने का मतलब नॉट इन अ बैड वे। देयर आर सर्टेन किड्स जिनके अंदर एक कंडीशन होता है, दे आर हाइपर एक्टिव, दैट इज कॉल्ड ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। आपको लगता है कि ये तो इसमें इतनी एनर्जी है कि अब कहीं भी शांत नहीं बैठता है, 1 मिनट के लिए भी, ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज फिजिटी, राइट, नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग। तो ऐसे किड्स को भी, चूंकि उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है कि बहुत ज्यादा है, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट्स लाइक अ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनका भी डेवलपमेंट बहुत मुश्किल होता है। तो इट्स नॉट ओनली फिजिकल, कई दफा मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, which is actually good but which turns out to be bad because आप उसको control नहीं कर सकते। तो as we all know, apart from having COVID related benefits, physical activity के और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो प्लीज हमें उन फायदों के बारे में भी बताइए। Physical benefits first, so I'll tell you a technical thing which is fantastic, जो हर पेरेंट को पता होना चाहिए। In exercise science there is a law which is called form, which says form follows function। आप जैसा फंक्शन करेंगे आपका फॉर्म वैसा होता है, जैसी एक्टिविटी करेंगे आपके शरीर का स्ट्रक्चर वैसा होता है। लाइक योर बॉडी हैज अ डिफरेंट मेमोरी सिस्टम, वो हर चीज को याद रखता है और उसके हिसाब से काम करता है। जब आप एक्टिविटी बहुत दिनों तक नहीं करते हैं, लेकिन बॉडी रियलाइजेस कि मैं कोई एक्टिविटी तो कर नहीं रहा हूँ, देन व्हाट टू डू विद ऑल दिस बोन डेंसिटी एंड दिस एंटायर मस्कुलेचर, तो उसको लूज करने लगता है। तो कभी भी हमें इतने लंबे स्पैन के लिए बच्चों को या किसी को भी विदाउट एक्टिविटी नहीं छोड़ना चाहिए, सो दैट कि बॉडी ये रीड करने लग जाए कि अब मुझे एक्टिविटी की जरूरत नहीं। जब आप एक्टिविटी करते हैं, जब आप एक्टिव रहते हैं सारे दिन, तो आपका बॉडी बहुत बेटर ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन नहीं है तो यू विल ग्रो इनटू अ बेटर फिजिकल बीइंग, स्ट्रॉन्गर फिजिकल बीइंग। तो जब हम बार बार कहते हैं हड्डियां मजबूत हैं, किसी की हड्डियां क्यों मजबूत होती हैं, वो डेंस हो जाती है बिकॉज आप उसको डेली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट दे रहे हैं उस पर, बाई प्लेइंग और by lifting something, pushing something, pulling something, running around, तो आप अपने bones को या putting them under some stress. A was good growth, B is stronger bones, and trust me, having good bones is like a fixed deposit. You'll eat out of it throughout your life. Now the third one is mental faculty. When you play something, your strategic faculties develop, competition capability develops, the sense of loss, the sense of failure, the sense of achievement, the sense of participation,
सो बेसिकली अगर इन 4-5 चीजों को हम राउंड अप करें तो आपका सेल्फ स्टीम बहुत बेटर होता है. यू स्टार्ट रियलाइजिंग आई एम गुड एट दिस थिंग, आई कैन डू दिस थिंग मच बेटर देन सो एंड सो नंबर ऑफ पीपल. कार्डियक कैपेसिटी बेटर होगी तो आप अपने एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में आप थकेंगे नहीं, पढ़ने में नहीं थकेंगे. आपका मेंटल फोकस अच्छा होगा बिकॉज यू हैव मोर ऑक्सीजन इन योर सिस्टम. द ब्रेन हैज मोर ऑक्सीजन टू फीड फ्रॉम. आपका फोकस बेटर रहेगा, राइट? आप जो भी याद करेंगे यू विल बी अ क्विक लर्नर. बच्चों को और क्या चाहिए होता है? दे शुड बी साउंड स्लीपर्स एंड क्विक लर्नर्स ऑलवेज. तो ये होगा. आपकी बॉडी जब थकी रहेगी थोड़ी एक्टिविटी करके तो आपको नींद अच्छी आएगी, which is again one of the, I think sleep is the most important thing for kids. If your kid is not sleeping enough, he or she will not grow into a stronger being. Insomnia is the next pandemic, right? Yes. It's happening to us all. Everybody is fighting with it. इतनी benefits अगर हैं physical activity की तो corona और no corona, no pandemic or any pandemic, they'll sail through very well. Very true, very right. So in the end, I want you to give us and the viewers also a suggestion which you haven't given throughout, जो कि आपको लगता है कि हमारे viewers के लिए बहुत ही ज़्यादा important होगा. I would like to tell you something very technically about this, कि ये कैसे इफेक्ट करता है. एक फोन से आपका बच्चा मोटा कैसे हो सकता है? So फोन की जो लाइट होती है या किसी भी स्क्रीन की जो लाइट होती है, हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन इज रेगुलेटेड बाय लाइट. इट्स अ फोटोसेंसिटिव हार्मोन. तो जैसे ही सूरज उगता है वो हार्मोन एक्टिव हो जाता है. इट टेल्स योर बॉडी कि अब जगने का टाइम आ गया है. ठीक है, तो आपको भूख भी लगेगी, आप खाना खाएंगे, वो पचेगा भी अच्छे से. ऑल योर सिस्टम्स आर एक्टिव. और रात में जैसे ही सूरज जब शाम में ढलता है, योर बॉडी नोज कि अब मेलाटोनिन बताता है कि अब सोने का टाइम हो गया, सिस्टम्स को शट डाउन करो. तो इसीलिए रात में जब भी आप कुछ खाते हैं तो ढंग से पचता नहीं है अगर आप बहुत लेट से खाते हैं, बिकॉज मेलाटोनिन ने सिस्टम को बंद कर दिया ऑलरेडी. तो रात में जब आप फोन देखते हैं या किसी भी स्क्रीन को देखते हैं तो इट मिमिक्स द सेम लाइट, इट मिमिक्स द सेम इफेक्ट ऑन योर मेलाटोनिन. टेल्स योर बॉडी की सूरज उग गया तो जगने का टाइम. तो अब जब आपका सिस्टम एक्टिव हो गया, यू विल नॉट स्लीप. इसलिए लोगों को रात में नींद नहीं आती है. एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद किड्स. तो आप उनका स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए प्लीज. दैट इज लीडिंग टू लॉट मेनी एडवर्सिटीज. बहुत खराब है. सेकेंड, बिकॉज हमारा कोई रूटीन नहीं है आजकल, तो मील टाइमिंग्स आर वेरी इरेगुलर. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमारे बॉडी का एक अपना मेमोरी सिस्टम है. इट हैज टू नो कि रोज मुझे सेम टाइम पे खाना मिलेगा. वो उसी के हिसाब से बाकी सिस्टम्स को अडेप्ट करता है या बाकी सिस्टम्स को अडेप्ट करवाता है. तो अब अगर आप घर में भी हैं, कहीं नहीं जाना है, तो भी अपने मील टाइमिंग्स को रेगुलर रखिए. बच्चों का डिसिप्लिन भी उससे बना रहेगा, बिकॉज अभी स्कूल्स नहीं है. दे शुड स्टिल गेट अप एंड गेट रेडी टू डू व्हाट, टू डू एनीथिंग. घर में ही पढ़ाई करनी है, खेलना है, कुछ भी करना है, घर में भी खेलना है, तो लेट देम वेयर देयर शूज, राइट? सो ये 2-3 चीजें कीजिए. सो आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू, पेरेंट्स के लिए जो भी अभी आपने एडवाइजेस दिए हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस, रिगार्डिंग मूवमेंट्स फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स, लाइक द एडवाइजेस दैट यू हैव गिवन, इफ फॉर्चुनेटली थर्ड वेव नहीं आती है तो क्या ये एडवाइजेस फॉलो करने के भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल. देयर इज नो साइड इफेक्ट एक्सेप्ट गेटिंग फिट. दैट इज इट. So that is going to be a positive thing. Yes, always. So thank you so much. I also want to tell my viewers कि अगर उनको physical training या exercises के बारे में कुछ भी और जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मिस्टर विश्वजीत के साथ कनेक्ट करिए उनके इंस्टाग्राम पेज पर. उनका इंस्टाग्राम पेज है फिट विश्वजीत के नाम से. सो आप लोग उनके साथ वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में, एंड और कैसे बच्चों को अपने आप फिट कर सकते हैं, खुद को फिट कर सकते हैं. I hope I was helpful. Thank you so much. और अभी मैं व्यूअर्स के साथ कुछ एक्सरसाइज वीडियोस भी शेयर करूंगा so that they can use them with their kids and I hope that will be helpful. Thank you. Thank you.